हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के इतिहास को समझना। ठीक है, अध्याय 1 है NIOS के क्लास +2। ठीक है, ये है हमारा पैटर्न कि आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के मार्किंग क्या होती है, कितने नंबर होते हैं और टोटल क्वेश्चन कितने होंगे। सबसे पहले तो बता दें कि आपके 10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो 5 होते हैं, तो ये कितने नंबर हो गए 50। उसके बाद होते हैं 32। 4 नंबर के कितने क्वेश्चन हैं 8, तो ये कितने हो गए 32। उसके बाद 2 नंबर के आते हैं तो ये होते हैं 4 क्वेश्चन, तो ये 8 हो गए। तो ये आपके कितने हो गए 8 नंबर क्वेश्चन। एक 10 नंबर का मैप, टोटल होता है 18 क्वेश्चन। तो ये आपका टोटल पेपर होएगा ये 100 नंबर का। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ड लिमिट की। वर्ड लिमिट होती है 10 नंबर में 200 वर्ड की, 4 नंबर में 80 वर्ड की और 2 नंबर में 20 वर्ड की लिमिट है, लेकिन फिर भी आप 20 वर्ड बढ़ा सकते हैं, सब में 20 वर्ड ही। जैसे यहाँ है 200 वर्ड तो 250 तक लिख सकते हैं, 80 है तो 100 भी लिख सकते हैं और 20 है तो 35 तक लिख सकते हैं। ठीक है, इससे ज़्यादा लिखने पर मार्क्स कटेंगे। तो अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन, धार्मिक साहित्य क्या है। तो धार्मिक साहित्य है क्या वो समझना है। प्राचीन भारत के किन्हीं 2 धार्मिक ग्रंथों के नाम बताइए। ये क्वेश्चन कितने नंबर में 2 नंबर में, और आया कब है 2016 में। वह साहित्य जो धर्म और वेदों के विचार से अवगत कराए उसे धर्म साहित्य कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, वह साहित्य जो धर्म और वेदों के विचार से अवगत कराए उसे धर्म साहित्य कहते हैं। ठीक है, हमारा हो गया पहले। अब इसमें दूसरे क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2 धार्मिक ग्रंथों के नाम बताइए। तो पहला है रामायण और दूसरा है महाभारत। रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखा है और व्यास मुनि जी ने लिखा है। ठीक है, महाभारत को। तो ये 2 ग्रंथ हो गए और लेखक भी हमने बता दिए, हमसे इतना ही पूछा था। तो ये ऑलरेडी 34-35 वर्ड में आपके आ चुके आंसर, तो इतनी ही आपने भी लिमिटेशन रखनी है। ठीक है, आंसर शीट में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये 2 नंबर का ही है और ये क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है। ठीक है, 4 वेदों के नाम बताइए। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण वेद है। उसके बाद सामवेद गीतों के लिए है, यजुर्वेद मंत्रों के लिए है, और जो अथर्ववेद है वो औषधि उपचार, यानी आज हम जो मेडिकल कहते हैं, इसकी सारी जानकारी आपको अथर्ववेद में प्राचीन समय में मिल जाएगी। ठीक है, कि प्राचीन समय में ये वेद के काम चलते कैसे थे, सिस्टम क्या थी, मेडिसिन कैसे, ये सब मिलेंगे। लेकिन अथर्ववेद में जो लिखे हैं या तो आपको ब्राह्मी लिपि में मिलेगा या संस्कृत में, इन्हीं 2 एक में से भाषा आपको मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, आप नेट पे भी इसके बारे में सर्च करके देख सकते हैं। अब देखते हैं आपके पेपर में अगला क्वेश्चन जो आया हुआ है वो कब आया हुआ है। तो हमारा अगला क्वेश्चन 2013 में आया हुआ है। ये कितने नंबर में है 2 नंबर में। पुरातत्व शास्त्र की परिभाषा दीजिए। पुरातत्व कहते हैं, जैसे हम कहते हैं साइंटिस्ट, साइंस को समझने वाले साइंटिस्ट माने जाते हैं। ठीक है, और जो पुरानी चीज़ों की जानकारी रखते हैं उसे पुरातत्व शास्त्र कहते हैं। ठीक है, या पुरातत्व शास्त्री भी कहते हैं, और इसे उत्खनन विज्ञान भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तीनों नाम एक ही है, सिर्फ इसके पर्यायवाची शब्द आपने सुने हैं 3 बार। पुरातत्व शास्त्र अतीत को समझने के लिए जिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है उसे उत्खनन विज्ञान कहते हैं। उत्खनन का मतलब होता है खुदाई करके निकालना। ठीक है, साक्ष्य, सबूत, ठीक है, ये सारी चीज़ों को निकालना, तो हम इसे ही कहते हैं उत्खनन विज्ञान, और पुरातत्व शास्त्र भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता ये एग्जाम्पल है जो सबसे बड़ा है और ये आपको आसानी से याद होएगा। इसके अलावा और भी है जो आपने सुना होगा, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ये भी एक ही एग्जाम्पल है, 2 हो गए। अब आपका देखते हैं कि अगला क्वेश्चन, ये स्पेशली बुक के हैं, ये कोई पेपर में आया हुआ नहीं है, बट अगर आएगा तो 4 नंबर में ये आएगा, इससे कम में ये क्वेश्चन नहीं आ सकता। ठीक है, अतीत को समझने में पुरातत्व हमारी किस प्रकार सहायता करते हैं। अतीत के भौतिक अवशेषों का अध्ययन पुरातत्व की सहायता, एक के बाद एक व्यवस्थित खुदाई करना, जैसे हड़प्पा सभ्यता मिला है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुदाई करने के बाद पूरी हड़प्पा सभ्यता मिली है। ठीक है, अगर आप नॉर्मली अंदाज़ा लगाएं
तो तकरीबन 1000 किलोमीटर के अंदर इतनी गहराई में खुदाई की गई है, तब हमें उतनी सारी चीज़ें मिली। क्यों? क्योंकि ज़मीन के अंदर 3-4 लेयर के नीचे वो दबी हुई थी पूरी सभ्यता, इवन टाउन के टाउन, स्टेट के स्टेट। तो इतनी खुदाई के बाद हमें सारी चीज़ें मिली है, और इसके द्वारा मिले अवशेषों के आधार पर हम क्या जान सकते हैं कि उस टाइम लोग रहते कैसे थे, खाते क्या थे, उनकी जीवन शैली क्या थी, इन सब के बारे में सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये चीज़ सिखाई जाती है और हमें ये चीज़ मिलती है। अब बीते हुए युग में हर एक सिस्टम के बारे में हम जान सकते हैं, कैसे? अवशेषों के, फिर उसके बाद भौतिक जीवन, ये सारा कुछ हमें पता लग सकता है। इतिहास लिखित सामग्री पर आधारित होता है। अब जितनी हम बातें बोलते हैं इतिहास में, वो लिखित सामग्री पर। अब इसमें भी एक कन्फ्यूजन है, कुछ राजाओं ने अपने हिसाब से लिखवाया है। अब उस टाइम भी तो रिपोर्टर होते ही थे, तो कई जगह कुछ डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग में है, तो इसीलिए कई बार हमारे पास दो अलग अलग जानकारी होती है एक ही आदमी के बारे में। ठीक है, कई राजाओं के बारे में ऐसी जानकारी अलग अलग विचित्र प्राप्त हुई है जो अलग अलग है। ठीक है, सेम नहीं है। तो ये इसीलिए हुई है क्योंकि लिखित सामग्री पर को ही हम सच मान के चलते हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है फिलहाल। सबसे पहले लिपि को पढ़ा जा चुका है, वो लिपि ब्राह्मी थी, पर ऐसा कंफर्म नहीं है। उससे पहले प्राकृतिक, पाली, ये सब भी भाषाएं थी। ठीक है, उसके बाद संस्कृत आई है। अशोक के टाइम ब्राह्मी बहुत ज़्यादा यूज हो गई थी। अब जैसे जितनी इमारतें बनवाई है बौद्ध के लिए, उसके प्रचार के लिए, प्रसार के लिए, उन सब पे शिलालेख का प्रयोग हुआ है। एक पत्थरों पर लिखाई करते हैं, ठीक है, पत्थरों पर लिखते हैं, तो शिलालेख ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये अशोक के टाइम सबसे ज़्यादा था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होने ही वाला है। तो ये आपका लास्ट पॉइंट है। अब इसमें आपसे बोला गया है जो खुदाई करते हैं उसके अवशेषों को जानने के लिए कि उसकी लगभग एज कितनी है, जो भी हमें चीज़ें प्राप्त हुई है, उसके लिए एक केमिकल का यूज होता है। वो केमिकल है C14, कार्बन 14। इसे हम रेडियो कार्बन भी बोलते हैं और कार्बन 14 भी बोलते हैं। ये स्पेशली समय बताता है एग्जैक्ट, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, पर इसमें आप कह सकते हैं कि इससे एज का पता लग जाएगा कि जो वस्तुएं प्राप्त हुई है, चाहे पेड़ हो, चाहे इंसान के शरीर के कुछ भी अंश हो या वस्तुएं हो, उनकी पता लग जाती है एज है कितनी। ठीक है, अनुमान लग जाता है अप्रोक्सीमेट, लगभग। तो आप समझ चुके होंगे। तो आपके चैप्टर कंप्लीट है। 3 ही क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करा दिए। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। और अगर कोई भी डाउट हो, कुछ भी समझ में ना आया या कोई कन्फ्यूज़न है, आपने वीडियो देखा कन्फ्यूज़न हो गया कि करना कैसे है, चैप्टर क्या है, तो इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और आपको इसके अलावा भी कोई रिलेटेड सब्जेक्ट है तो उसमें भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलेंगे।